हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जो हाल में ही 2022 BSAB अकाउंट कॉमर्स फैकल्टी से अकाउंट का जो क्वेश्चन आया है उसी का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में डाल रहे हैं। आप मिला करके देख सकते हैं कि आपने जो सॉल्व करके आया है वो कितना सही है। कम समय में ही हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे चीज़ को हम बता दें एक ही वीडियो में। शॉर्ट क्वेश्चन में 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरे पास जो सेट है वो F सेट है। आपके पास जो क्वेश्चन हो वो अलग सेट का भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकते हैं, तो आप अपने उस हिसाब से देख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही होगा। तो यहाँ इस सेट में 19 नंबर पर दे रखा है कि XY एक फर्म में साझेदार है जो कि 2:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं। Z को लाभ में 1/4 हिस्सा के लिए नया साझेदार बनाया जाता है। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्ञात करना है। क्योंकि 2 पार्टनर पहले से थे, एक पार्टनर फिर से नए रूप में आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अब तो रेशियो चेंज होगा। तो आप अपने इस बोर्ड पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। X एंड Y आर पार्टनर्स, यानी X और Y पार्टनर्स है। देयर ओल्ड रेशियो, उन लोग का पुराना अनुपात 2:1 है, यानी 2/3 1/3। Z इंटर्ड, Z प्रवेश किया, हिज शेयर 1/4। इस क्वेश्चन में इस बात का मेंशन नहीं है कि पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में अपना कितना हिस्सा त्याग करता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस स्थिति में आपके बुक में भी दिया गया है कि संपूर्ण लाभ को 1 मानना है। इसलिए लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। X एंड Y शेयर, अब इसमें माना जाता है कि सबसे पहले नए टोटल प्रॉफिट में से नए साझेदार को लाभ दे दिया जाएगा और जो शेष लाभ बचेगा वो पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांट लेगा। तो हम मान लेते हैं संपूर्ण लाभ को 1। अब 1 में से हम 1/4 हिस्सा घटा लेते हैं तो 3/4 बच रहा है शेष लाभ, जो कि किसका कहलाएगा, X और Y का। देयरफॉर इस प्रकार X का न्यू शेयर जो 3/4 बच रहा है उसे वो पुराने अनुपात में ही बांटेगा। उस केस में इस बात का मेंशन है। तो 2/3 उसका शेयर है, इसे गुना कर दीजिए 6/12। इसी तरह से Y का 3/4 है और उसका ओल्ड शेयर 1/3, तो वो 3/12, और Z का 1/4 दिया हुआ है जिसे हम 3/12 के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से आपका न्यू रेशियो होना चाहिए 6/12 3/12 3/12, यानी 6-3-3, या इसको और शॉर्ट करके 2-1-1 हम बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 30 नंबर पे है जो कि काफ़ी हल्का है, बहुत हल्का है, सिर्फ आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। हम इसे मिटा देते हैं, आप वीडियो को रिवर्स करके आप इसको पुनः समझ सकते हैं, क्योंकि कम समय में ही टोटल काम करना है। तीस नंबर क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है यदि कुल दायित्व 4,38,000 रुपया है और चालू दायित्व 87,600 रुपया है, तो चालू दायित्व कुल दायित्व का कितना प्रतिशत है। ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं टोटल लायबिलिटीज, क्वेश्चन नंबर 30 है। $4,38,000 करेंट लायबिलिटीज जो है वो 87,600 है। यहाँ आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज ऑफ करेंट लायबिलिटीज टू टोटल लायबिलिटीज बराबर कर देना है आपको, सूत्र एक डाल देना है।
करेंट लायबिलिटीज इंटू 100, जब भी परसेंटेज निकालना हो 100 से इंटू करना पड़ता है, और बाई टोटल लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज जो है वो दिया हुआ है 87,600 गुणे 100 बाई, ये कैलकुलेशन करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20, यानी आपका जवाब होगा 20%। ठीक है, चलिए अब आइए लॉन्ग क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन, आप अपने सेट में देख लेना कि किस नंबर पे है। क्वेश्चन हम पढ़ता हूँ। आवंटन पर 6 रुपये प्रति अंश 2 रुपया प्रीमियम सहित भुगतान नहीं किए जाने के कारण एक्स लिमिटेड ने 10 रुपया वाले 2000 अंशों, जो कि पूर्ण याचित है, यानी 10 का 10 कॉल मैंने जितने का टोटल मांगा गया है हरण कर लिया गया। पुनः इन अंशों को 9 रुपया प्रति, जो कि पूर्णदत्त यानी फुल्ली पेड अप के जरिए वाई को पुनः निर्मित किए गए। रोजनामचा की प्रविष्टियाँ कीजिए। तो इसमें आपको 3 एंट्री करनी पड़ेगी। पहली एंट्री जब्ती का, दूसरा रीइशू का, और तीसरा जो कि जो जब्ती खाते में जो पैसे ट्रांसफ़र होंगे और रीइशू से जो लॉस होगा उसका जो एडजस्ट करके जो पैसे कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र किए जाएंगे उसका एक एंट्री करना होगा। ठीक है, तो पहले हम जब्ती का एंट्री करेंगे। उससे पहले हम बोर्ड मिटा देते हैं। इकतीस नंबर, पहला एंट्री करना है आपको जब्ती का। तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR, हो सकता है उधर वीडियो ना दिखे, बोर्ड बड़ा है, 1 मिनट। शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल 2000 शेयर है, एक की कीमत 10 रुपया है। इस प्रकार DR हो जाएगा 20,000। प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया है, इसलिए आपको प्रीमियम का लेखा करना पड़ेगा। ₹2 से प्रीमियम है तो 2 दूनी 4,000 रुपया, और शेयर अलॉटमेंट पर उन्होंने नहीं चुकाया। शेयर अलॉटमेंट पे 6 रुपये से नहीं चुकाया, तो 6 दूनी 12,000, 12,000 दिख रहा है, और 2 हो जाएगा। जो पैसे डिफरेंस आ रहे हैं वो आपको फॉरफिटेड शेयर्स यानी उसे जब्त कर लेना है, जो कि आएगा 12,000 रुपया। 2 रुपया प्रीमियम है, इसका मतलब है कि शेयर 12 रुपये से जारी हुआ है, जिसमें 6 रुपया अलॉटमेंट का नहीं आया, मतलब 6 रुपये से आ गया होगा। जो पैसा प्राप्त हो गया होता है उसी पैसे को एक्चुअली में जब्त किया जाता है। तो 6 रुपये से 6 दूनी 12,000 रुपया। बीइंग 2000 शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर जब्त कर लिया गया। अब इस शेयर को पुनः वाई है ना, हाँ वाई के हाथे इसको रीइशू किया जा रहा है। तो बैंक अकाउंट DR 2000 शेयर है, 9 के हिसाब से जारी किया जा रहा है, 9 रुपये से, तो 9 दूनी 18,000 रुपया। और वो जो 2000 रुपया गुने 1, यानी कि 1 रुपये से डिस्काउंट पे 1 रुपया डिस्काउंट देकर इशू किया जा रहा है, वो 1 रुपया एक प्रकार से नुकसान है, जो कि फॉरफिटेड शेयर से ही अकाउंट से ही इसे रिटर्न ऑफ किया जाएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर BCR का एक्चुअली में है। BCR का शेयर है 18,000,
यानी 9 दूनी 18, 18,000 में बेचा गया, 2,000 रुपया नुकसान है, जिसे हम इस फॉरफिटेड अकाउंट जिसमें 12,000 रुपया उसी से रिटर्न ऑफ किया जाएगा। और बाकी फॉरफिटेड अकाउंट का जो पैसा डिफरेंस आता है, यानी 12,000 में से 2,000 रुपया जो कि रिटर्न ऑफ किया गया है, तो 10,000 उस खाते में अभी भी अवेलेबल है, उस पैसे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जिसके लिए एक एंट्री करना है, शेयर फॉरफिटेड या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसे पूंजीगत लाभ माना जाता है। इसमें आपको डाल देना है 10,000। आप देख लो आपने जो बनाया है इसे मिला करके चलिए, एक न्यूमेरिकल है 33 नंबर में जो पार्टनरशिप से लिया गया है। X, Y और Z साझेदारी में 2-3 एक के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। वर्ष के प्रारंभ में X अवकाश ग्रहण करता है और अपने हिस्से को Y और Z को 1,60,000 रुपये में बेच देता है, जिनमें से 60,000 रुपया Y देता है और 1,00,000 रुपया Z देता है। ये ख्याति के रूप में देता है, क्योंकि जो साझेदार सेक्रीफाइस करता है उससे जो क्षति होती है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ख्याति यानी कि गुडविल दिया जाता है। X के अवकाश लेने के बाद जब X रिटायर कर गया, उसके बाद फर्म का उस वर्ष का लाभ 2,40,000 रुपया हुआ। आपको करना क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और जो X के रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट हुआ 2,40,000 उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ करना है। ठीक है, पहले से मिटा देते हैं, देख लो। कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट के जरिए बताइएगा। इसमें हम पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं। हम पहले जर्नल भी कर सकते हैं, फिलहाल हम इसे पहले वर्किंग नोट्स के जरिए काम करते हैं। पहले तो लिख लेंगे X, Y एंड Z वेयर पार्टनर्स। X, Y, Z पहले से पार्टनर्स थे, अब तो है नहीं, एक तो निकल गए। देयर ओल्ड रेशियो इक्वल टू 3:1 और में हम लिख सकते हैं इसमें से रिटायर्ड X हो रहा है, X रिटायर्ड ही शेयर इक्वल टू 2/6। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि X जो रिटायर कर रहा है तो उसके मतलब रिटायरमेंट में जो यानी कि वो अपना हिस्सा जो त्याग कर रहा है उसके एवज में उसे Y और Z से गुडविल के रूप में प्राप्त हो रहे हैं 60,000 और 1,00,000 रुपया। ठीक है, देखा जाए तो इसमें X सेक्रीफाइस कर रहा है और बाकी Y और Z गेन कर रहा है। तो पहले हमें इसमें गेनिंग रेशियो निकालना चाहिए। गेनिंग रेशियो आपको निकालना है Y और Z के बीच में, जो कि इस दिए गए रुपयों के आधार पर निकाला जाएगा। 2×6, 2×5, 10 यानी 3:5 का रेशियो आएगा। अब ये जो 3:5 आया, इसी में क्या करना है आपको, अलग अलग गेन निकाल देना है। Y का जो X का जो शेयर है कितना 2/6, यानी 2/6
जेड अपना शेयर एक्स अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है, जो कि वाई और जेड इस अनुपात में प्राप्त कर रहा है 3/8। तो जेड का भी निकाल देंगे, इसे मिलेगा 5/8, 10/48। अब हम न्यू शेयर निकालेंगे। न्यू शेयर बराबर होता है ओल्ड शेयर प्लस गेन। वाई का ओल्ड शेयर है 3/6 और अभी गेन किया 6/48। अब इसका बनाएंगे 24 + 6 30/48 और जेड का पहले से 1/6 है, अभी मिला है 10/48। 48, 8 + 10 + 48 बराबर 18/48। इस प्रकार न्यू रेशियो बराबर हो जाएगा 30/48, 18/48। अथवा में लिख सकते हैं 30/18 और इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं और शॉर्ट करके हम इसे लिख सकते हैं 5/3 शॉर्ट करके। ठीक है, तो ये आपका न्यू रेशियो आ गया। और आगे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम कर दे, फिर एक बार समझ लीजिए इसको। एक्स वाई जेड वेयर पार्टनर्स, ये लोग पार्टनर्स थे। देयर ओल्ड रेशियो गिवन, एक्स रिटायर्ड कर रहा है, उसका शेयर ये। गेनिंग रेशियो पहले निकाल लेंगे, वो किस आधार पर, जो उसे पैसे पे किए गए हैं उसी के आधार पर। तो 60,000 और 1,00,000 जो क्रमशः इन लोगों ने पे किया, जिसे काटने पर आपको 3/5 का अनुपात आएगा। उसी 3/5 में जो एक्स का शेयर जो 2/6 है, जो वो त्याग के जा रहा है, उसे बांट दिया जाएगा, जो कि ये बांटने पर इस तरह से आएगा। और फिर ये जो गेन है वो उसके पुराने अनुपात में जोड़ दिया जाएगा, जिससे उसका अनुपात नया आ जाएगा। तो ये नया अनुपात करने पे पता चला कि इन दोनों का अनुपात अब नया में 5/3 हो जाएगा। और अब जो ये रिटायरमेंट लिया एक्स, उसके बाद वाई जेड जब फर्म को चलाया तो प्रॉफिट हुआ 2,40,000। उस 2,40,000 को अब इसी अनुपात में 5/3 में बांटा जाएगा, जिसके लिए इसे हम वर्किंग नंबर 1 कह सकते हैं। और 2 में हम बना देंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले वाई का निकाल लीजिए, 2,40,000 गुने 5/8, 5×3 8, 8×3 24, 15 बराबर 1,50,000। इसी तरह से वाई के बाद जेड का 2,40,000 गुने 3/8 बराबर 8×3 24 यानी 90,000। ठीक है, ये हो गया। अब आपको जर्नल एंट्री भी इसमें कह रहा है करने के लिए। जर्नल एंट्री इसमें 2 करने पड़ेंगे आपको। पहला जर्नल एंट्री गुडविल बांटने के लिए, जिसके लिए एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर DR, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर CR। गुडविल के लिए हमेशा ही एंट्री याद रखना, गेनिंग पार्टनर DR, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर CR। तो गेनिंग पार्टनर में इसमें कौन है, हम उतना सजा के नहीं बना रहे, क्योंकि मुझे कौन सा बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, आपको सिर्फ आंसर देखना है। ठीक है, नहीं तो इसका जर्नल का एक फॉर्मेट बनना चाहिए, DR CR ये सब सेटिंग में, तो वो तो आप करेक्ट किए ही होंगे। फिलहाल ये देखना है कि आपने जो वर्किंग किया, वर्किंग नोट्स बनाया, आंसर दिया, वो कितना सही है। तो जर्नल एंट्री में पहला एंट्री करना है गेनिंग पार्टनर DR, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर CR गुडविल के लिए। तो गेनिंग पार्टनर इसमें कौन है, वाई और जेड। तो वाइज कैपिटल अकाउंट DR, जेड कैपिटल अकाउंट DR, 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो कि रिटायर हो रहा है, X कैपिटल अकाउंट। वो पैसा तो दिया ही हुआ था,
कितना था 60,000 और ये दे रहे 1 लाख, टोटल उन्हें मिलेगा 1,60,000। दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन DR और 2 में ये पैसा मिलेगा Y को, वाइज कैपिटल अकाउंट, और पैसे मिलेंगे Z को कैपिटल अकाउंट, जो कि पैसे बांट के हम लोग लाए थे 1.5 लाख और 90,000, टोटल 2,40,000। सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। जर्नल फिर समझ लीजिए, इसमें 2 ही जर्नल करने हैं, गुडविल के बंटवारे के लिए और एक लाभ जो एक्स के रिटायरमेंट के बाद हुआ उसे बांटने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री होता है गेनिंग DR, सेक्रीफाइसिंग CR, जिसपे Y और Z गेन कर रहा है और जिस कारण से वो 60,000 दे रहा है Y और Z दे रहा है 1 लाख। ये पैसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यानी X को मिल रहा है 1,60,000 दोनों जोड़कर। लाभ बांटने के लिए खाता ओपन होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स एंट्री होता है, जिसमें अब तो X तो चला गया तो Y और Z को मिलेगा, तो Y और Z का जो कि पैसे बांटने पर यहाँ आ गया न्यू रेशियो में बांटा जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा घुमाया तो हुआ है इसे, लेकिन ठीक है, इसे मिटा देते हैं। एक बार देख लीजिए ताकि आप इसे बाद में रिवर्स करके देख सकें। ओके, समय आपका कम समय में चाहते हैं कि सारा काम हो जाए। पैंतीस नंबर क्वेश्चन, इसमें है क्या कि वसूली खाते में जो विविध संपत्तियां हैं वो हस्तांतरित की जा चुकी है, जो कि 3,20,000 है। उसमें से 60% को 8,000 रुपया के लाभ पर बेचा गया और शेष के 20%, शेष बोले तो 40% जो बच गया है, उस 40% को, उस 40% के 20% को 30% बट्टे पर यानी डिस्काउंट पे बेचा गया और जो बच जाता है बाकी वो रमेश जो है वो पुस्तक के मूल्य यानी बुक वैल्यू पे ले लेता है। आपको जर्नल करना है। बात करें जर्नल का तो इसमें हमको 3 ही जर्नल दिख रहा है। पहला भी तो नगद ही बिका है पहले स्टेप में, दूसरे वाला भी तो नगद ही बिका है जो कि डिस्काउंट पे बिका है, और तीसरा साझेदार रमेश ले लिया है। तो 3 एंट्री करने हैं। पहला एंट्री कैश या बैंक, एग्जाम में आप किसी एक से ही बनाए होंगे, आप कैश भी लिखे होंगे सही है, बैंक भी लिखे होंगे सही है। कैश बैंक DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा एंट्री भी वही होगा, कैश बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। और तीसरा एंट्री चूंकि रमेश ले लिया है तो जब कोई साझेदार संपत्ति लेता है तो एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो रमेश कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट। 3 एंट्री है। बाकी आपको वर्किंग नोट करके ये पता लगाना होगा कि किसमें अमाउंट कितना जाएगा। तो पहले नंबर में देखिए, पहले नंबर में क्या है क्वेश्चन कि 3,20,000 का कुल संपत्ति है जिसका 60% 8,000 प्रॉफिट लेकर बेचा गया। तो पहले नंबर में तो आपको सबसे पहले 60% आपको निकालना पड़ेगा किसका, 3,20,000 का।
जो कि आएगा 60% आपको 1,92,000 रुपया। ठीक है, हम असिस्टेंट से गुजारिश करेंगे कि थोड़ा कैलकुलेशन करके मोबाइल से चेक कर लें, ताकि बच्चों को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि हम अंदाजे हम कर रहे हैं। चलिए, इसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे। प्रॉफिट कितना ले रहा है? 8,000 रुपया, तो जोड़ने पे आ जाएगा 2 लाख। ये हो गया सेल्स, यानी 3,20,000 के 60% को 8,000 प्रॉफिट पे बेच रहा। तो 60% मेरे हिसाब से 1,92,000 हुआ, जो कि प्रॉफिट 8,000 लेने पे वो बेचा कितना में? 2 लाख। कैश कितना आया होगा? 2 लाख रुपया। तो पहले वाले एंट्री में आपको करना चाहिए था 2 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड में क्या है ना कि सही है, ठीक है कहता है शेष के 20%। तो पहले शेष निकालना पड़ेगा, बाद में बात करेंगे 20% के। टोटल 3,20,000, अब माइनस हो जाएगा उसमें से 1,92,000, तभी तो शेष बचेगा। और वो शेष बचेगा, कितना बचना चाहिए शेष? 1,28,000। चेक कर लेंगे थोड़ा, 1,28,000। अब 1,28,000 शेष बच रहा है। ठीक है, थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं। 1,28,000 जो बच रहा है, उसका जो है 20% ही बेचा जा रहा है, जो कि वो भी 30% बट्टे पर। तो हमें निकालना होगा 20% ऑफ 1 लाख, कितना है? 28। सही है, इसकल टू कितना होता है? वो आ जाएगा आपका 25,600। और इसमें से भी आपको क्या करना है? 30% छोड़ देना है, डिस्काउंट कर देना है, जो कि वो डिस्काउंट आएगा 7,680, जिसे हम घटा लेंगे। आएगा 17,920 रुपया। कितना? 17,920 रुपया। थोड़ा कैलकुलेट कर देंगे, कोई दिक्कत हो तो एरर हम एडिट कर देंगे इसमें। ये सेकेंड टाइम में जो सेल हुआ है उसमें ये अमाउंट डलाएगा 17,920। अब बात करते हैं लास्ट तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे क्या लिखा है कि शेष बचे हुए रमेश, यानी कि जो 20% बेचने के बाद जो बचा हुआ है वो रमेश जो है पुस्तकीय मूल्य पर ले लेता है, यानी जितना उसका वैल्यू है उसी पे ले लेता है। तो फिर से आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो 1,28,000 का बचा हुआ था, जिसमें से 25,600 रुपया का 30% डिस्काउंट पे बेचा गया। तो जो डिफरेंस बच रहा है वही तो रमेश लिया होगा, और वो बचेगा 1,02,400, है ना? चेक कर लेंगे, 1,02,400। सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। आप देख लो और इसे समझ लो। कोई दिक्कत वगैरह हो तो आप कमेंट में लिखेंगे, सॉल्यूशन भेज देंगे। चलिए, अब 2 क्वेश्चन बच गया है। ठीक है, 1,02,400। ठीक है, देख लो एक बार, रिवर्स करके अपना बाद में देखते रहना। अभी भी 2 क्वेश्चन हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं 37 नंबर पे है। एक कंपनी की चालू संपत्तियां 15 लाख रुपया है। इसका चालू अनुपात 3:1 है तथा तरलता यानी लिक्विड रेशियो 1.25:1 है। इसकी चालू देयताएं, तरल संपत्तियां तथा इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक की गणना कीजिए। पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
करेंट एसेस्ट 15 लाख, करेंट रेशियो 3:1, लिक्विड रेशियो 1। आपको याद होगा करेंट रेशियो बराबर होता है करेंट एसेस्ट बट्टे करेंट लायबिलिटीज, और ये फार्मूला दिया हुआ है, मतलब इसका आंसर दिया हुआ है 3:1। अब यहाँ पर हम करेंट एसेस्ट का मान डाल देंगे और करेंट लायबिलिटीज तो आपको मालूम नहीं है। इस प्रकार करेंट लायबिलिटीज बराबर हो जाएगा आपका 15 लाख, यानी ये क्रॉस गुना हो जाएगा ना, बटा 3 बराबर आ जाएगा 5 लाख। एक आंसर आपका ये आ गया, 5 लाख रुपया करेंट लायबिलिटीज आ जाएगा। अब लिक्विड एसेस्ट ज्ञात करना है, तो लिक्विड रेशियो इक्वल टू होता है लिक्विड एसेस्ट बटा करेंट लायबिलिटीज, और लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 1.21, और लिक्विड एसेस्ट मालूम है नहीं, इसका मान डाल देंगे। ये मान डाल दिए, सॉरी यहाँ पे तो मान डालना था, लिक्विड एसेट तो सही था, और ये मान है, मालूम हो चुका है करेंट लायबिलिटीज 5 लाख। इस प्रकार लिक्विड एसेट बराबर हो जाएगा 5 लाख गुने 1.25, आ जाएगा 6,25,000 रुपया। एक आंसर ये आपका हो गया, ठीक है। अब आपको चाहिए था स्टॉक यानी इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज बराबर होता है करेंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। करेंट एसेट इसमें मालूम है 15 लाख, और लिक्विड एसेट अभी अभी मालूम चला 6,25,000, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए 8,75,000। ये आपका आंसर होना चाहिए। 8,75,000 रुपया। ठीक है, फिर एक बात समझ लो, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है करेंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट एंड इन्वेंट्रीज। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको करेंट एसेट रेशियो का फार्मूला डाल के आपको करेंट लायबिलिटीज ज्ञात कर लेना था, और लिक्विड रेशियो का फार्मूला डाल के आपको लिक्विड एसेट ज्ञात कर लेना था, और फिर करेंट एसेट से लिक्विड एसेट घटाने के बाद जो डिफरेंस आता वो आपका इन्वेंट्री आ जाता। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। लास्ट क्वेश्चन बनाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं, या इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो मुझे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, और आप इससे कितना लाभान्वित हुए ये भी बताएंगे। लास्ट जो है 38 नंबर, वो आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से लिया गया है, जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से आपको काम करना है। ठीक है, पहले तो इसे मिटाना होगा, आप एक बार देख लो, बाद में रिवर्स करके अपना देख लेना।
चलिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये आपको काम करना है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसमें लिया क्या जाता है, अस्थायी संपत्तियों के क्रय विक्रय और उससे होने वाले कोई प्रॉफिट या इंटरेस्ट के रूप में इन्वेस्टमेंट में जो पैसे आते हैं वो सब लेना होता है। इसमें पहले सेल लेना चाहिए, फिर उसमें से परचेज को घटा देना चाहिए। पहले हम सेल इसमें देखते हैं। पेटेंट्स जो कि पिछले वर्ष 90,000 था और इस बार 1,15,000 हो गया, तो ये तो परचेज है। लैंड पिछले साल यानी 19-20 में 1 लाख है और 20-21 में दे रखा है 90,000, तो ये घट गया है, तो इसका मतलब सेल हुआ है। इसको बोलते हैं सेल ऑफ लैंड। कितना आ जाएगा, 10,000। प्लांट एंड मशीनरी पिछले साल 1,80,000 थी और इस वर्ष 1,70,000 चालू वर्ष में, तो 10,000 घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सेल है, इसे सेल मान लेंगे। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 10,000। उसके बाद फर्नीचर 1 लाख था, 2,25,000 हो गया, मतलब परचेज हुआ होगा, ये अभी नहीं लेंगे। इन्वेस्टमेंट 2 लाख था, 1,80,000 हो गया, घट गया, सेल हुआ होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 20,000 का डिफरेंस है, इसे जोड़ दीजिए, 40,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आप देख रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है उसके आगे 10% यानी लिखा हुआ है, और ब्याज का इस क्वेश्चन में कोई कहीं न मेंशन है, तो ब्याज तो होगा ही। तो ब्याज याद रखिएगा प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे लगता है, जो 2 लाख है उस पे लगेगा। तो 2 लाख का 10% कितना होता है, एक शून्य हटा देते हैं, 20,000। 20,000 को इसमें ऐड कर देना है, कुल 60,000, और बाकी जो बच गया वो सब परचेज है जो कि लेस हो जाएगा। परचेज ऑफ पेटेंट्स 25,000, परचेज ऑफ फर्नीचर 1,25,000, टोटल जोड़ के हो जाएगा 1.5 लाख, जिसे हम माइनस में ऐसे रखेंगे, बराबर घटाने के बाद आंसर आएगा 90,000, ये भी माइनस में आएगा। यही आपका एक्चुअली में जवाब हो गया। इसे कहेंगे नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं ज़मीन यानी सेल ऑफ लैंड 10,000, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो सेल मानेंगे, क्योंकि कोई रिसेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं जो हम हरास मान ले, सेल है। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ भी 10,000 का डिक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में भी 20,000 का डिक्रीज हो रहा है, सब सेल माना जाएगा। 40,000 टोटल हो गया। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख, जिसमें 10% से ब्याज भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। ब्याज भी एक प्रकार से अस्थायी संपत्ति पे ही ना आया है, इन्वेस्टमेंट आपका अस्थायी संपत्ति, उस पर इनकम भी इसमें शामिल करना है, 60,000। फिर आगे पेटेंट्स आपका 25,000 बढ़ रहा है, बिना परचेज किए बढ़ नहीं सकता। परचेज ऑफ फर्नीचर ये भी आपका 1.25 लाख बढ़ रहा है, टोटल 1.5 लाख रुपया माइनस हो जाएगा, क्योंकि इतना पेमेंट हुआ है और ये सब रिसीव हुआ है। अब ये आपका माइनस में चला गया 90,000 रुपया। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा? ठीक है, अच्छा लगा तो भी ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ ये अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो मुझे और भी नए वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए, इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।